मैं बहुत खूबसूरत थी और जब मैं जवानी की दहलीज पर पहुंची तो डैडी मुझे अपने कमरे में सुलाने लगे और अचानक कुछ टाइम के बाद एक दिन जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हालांकि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। आज सुबह से ही मैं बहुत जोश में थी क्योंकि आज दोपहर को मेरी ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आने वाला था। 12 बजते ही रिज़ल्ट आया। मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया था और फाइनल ईयर में अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। रिज़ल्ट आने के कुछ ही देर बाद मेरे घर के पास के स्कूल से मेरे पास कॉल आई। दरअसल उस स्कूल के प्रिंसिपल मेरे पिता के दोस्त हैं और उन्होंने काफ़ी वक्त पहले से कह रखा था कि जैसे ही तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा होगा मैं तुम्हें अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए बुला लूँगा, क्योंकि वो जानते थे कि मैं एक मेहनती और होशियार लड़की हूँ जैसे कि उन्हें ज़रूरत थी। और कुछ दिन के बाद मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। वैसे तो वो स्कूल लड़कियों का था और वहाँ पर 12वीं तक की लड़कियाँ पढ़ती थीं। सारा स्टाफ भी लड़कियों का था, लेकिन सिर्फ मैथ्स के लिए एक सर आते थे। देखने में तो ढंग के लगते थे, लेकिन दूसरी लड़कियों से मुझे पता चला कि उनकी हरकतें बहुत ही छिचोरी हैं। कुछ ही दिन में उनकी हरकतें मेरे साथ भी होने लगीं। आते जाते वो मुझे घूर घूर कर देखने लगते। ऐसा लगता कि आंखों से ही मेरा एक्सरे कर लेंगे। उनकी गहरी और गंदी नज़रें मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थीं, लेकिन मैं यहाँ नई थी और क्योंकि ये स्कूल मेरे पापा के दोस्त का था, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी बात मेरे पापा तक पहुँचे। लेकिन आज सुबह से मुझे वैसे ही चिढ़ हो रही थी कि अचानक जब छुट्टी के टाइम में क्लास से बाहर निकली तब वो मैथ्स वाले सर मुझे गेट पर मिल गए और मुझसे कहने लगे कि मिस रिया, आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिमाग फिर गया और मैंने सोच लिया कि आज मैं इनकी तबीयत ठीक कर दूंगी। मैंने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। तब तक वहाँ बाकी टीचर्स की भी भीड़ लग गई और सामने से प्रिंसिपल सर भी आ गए। उन्होंने वहाँ भीड़ लगी देखी तो मामले की गंभीरता को समझा और मुझसे पूछा कि रिया बेटा क्या हुआ है। मैंने सारी बात प्रिंसिपल सर को बता दी, जिसे सुनकर उन्होंने उसी वक्त उन मैथ्स वाले टीचर को जॉब से निकाल दिया। मैंने उनसे कहा कि अंकल, आप ये बात मेरे पिताजी को मत बताइएगा, वरना हो सकता है वो मुझे जॉब करने से ही रोक लेंगे। हालांकि सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन मेरा मूड पहले से ही ऑफ था और इस सब से मेरा मूड और बिगड़ गया। इसी बिगड़े मूड के साथ मैं थकी हारी स्कूल से पढ़ाकर जब घर लौटी तो घर पर डैडी को देखकर हैरान थी, क्योंकि डैडी तो इस वक्त ऑफिस में ही होते थे। आज इतनी दोपहर में घर कैसे चले आए? गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब थी। डैडी ने मुझे गहरी नज़रों से देखा, जैसे कि वो मेरे अंदर कुछ जानना चाहते हों। वो मुझे देखते ही बहुत अजीब लफ्ज़ों में पूछने लगे कि रिया, तुम्हें स्कूल से आने में इतनी देर क्यों हो गई? डैडी की बातों से मैं हैरान परेशान उनके सामने बैठ गई और उन्हें बताने लगी कि दरअसल आज स्कूल में बच्चों के असाइनमेंट जमा होने थे, जिस वजह से मुझे घर आने में देर हो गई। डैडी ने सर से पांव तक मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात है? मुझे उनका ये पूछने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा था, पर ये कोई नई बात नहीं थी, ये तो रोज का ही था। काफी सालों से मैं उनके इस रवैये से बहुत परेशान थी। डैडी को मेरी बातों पर बहुत ही कम यकीन होता था। वो इस तरह सवाल करते हैं जैसे कि मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ डैडी, बस इतनी सी ही बात है। आखिर क्या बात हो सकती है? वैसे भी महेश मेरे ही साथ होता है, आप चाहें तो उससे भी पूछ सकते हैं। मुझे स्कूल ले जाने और लाने वाला ड्राइवर 27 साल का जवान लड़का था। उसका नाम महेश था, लेकिन डैडी को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। इससे पहले उसके पिताजी हमारे घर पर नौकरी करते थे। वो लोग बहुत शरीफ लोग थे। जब से मैंने स्कूल आना जाना शुरू किया था, महेश ही मुझे ले जाने और ले आने की जिम्मेदारी उठा रहा था। इतना यकीन दिलाने के बाद डैडी को किसी तरह मेरी बातों पर भरोसा हुआ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। मुझे अपने डैडी का ये अंदाज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। कहने को तो वो मेरे बाप हैं, पर प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। वो मेरे साथ हमेशा सख्ती से ही पेश आते थे। मेरी हर छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नजर होती थी। रात में वो कई बार मेरे कमरे के चक्कर लगाते थे। पता नहीं क्यों डैडी को मुझ पर भरोसा ही नहीं था। जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं फ्रेश होकर बाहर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। डैडी बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे वो कुछ मुझसे जानना चाहते हैं, वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा कि
कि आखिर बात क्या है डैडी, पर उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब से माँ इस दुनिया से गई थी, डैडी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। डैडी मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते थे। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र लगभग 8 साल की थी, पर अब मेरी उम्र 18 साल हो गई थी। डैडी हर वक्त मेरे साथ सख्ती से ही पेश आते थे। उनकी इसी वजह से मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती। इसीलिए ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक के तौर पर नौकरी ज्वाइन कर ली। स्कूल में मेरी एक कलीग थी माधवी, जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। माधवी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। कई बार मैं माधवी के घर चली जाती। माधवी का एक भाई था गौरव। जब मैं माधवी के घर जाती, गौरव भी हम लोगों से बातें करने लगता। कभी कभी गौरव माधवी को स्कूल छोड़ने आता। गौरव की बातों से लगता था कि वो मुझे पसंद करता है। वो एक अच्छा लड़का था, लेकिन डैडी के खौफ से मैं कोशिश करती कि मैं उससे दूर ही रहूं। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे नहीं पता, डैडी मेरे पीछे मेरे स्कूल आ गए और उन्होंने गौरव के साथ मुझे बातें करते हुए देख लिया। डैडी मेरे कॉलेज क्यों आए थे ये तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन से मेरी जिंदगी में कयामत आ गई। गौरव के साथ बात करता हुआ देखकर गुस्से में डैडी ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर आ गए। उस दिन से डैडी ने मेरा स्कूल आना जाना बंद करवा दिया और मेरी जॉब भी छुड़वा दी। उन्हें शक था कि गौरव के साथ मेरा रिश्ता है। मैंने डैडी को लाख समझाने की कोशिश की, पर डैडी ने मेरी एक ना सुनी और गुस्से में मुझसे कहने लगे, मैं अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारा है। इतनी पाबंदियों के बाद तुमने आज मेरे मुंह पर कालिक पोत दी। डैडी की इस बात ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया। मेरा रोना धोना कुछ काम नहीं आया। फिर बिना किसी गुनाह के मेरी जॉब छूट गई, जबकि गौरव के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था कि डैडी के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़े या डैडी की इज्जत पर कोई आंच आती। मैं घर में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती। हमारे घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, पर एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। मेरे डैडी को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, तो मैं गैरों से क्या उम्मीद रखती। एक दिन मेरे डैडी के दोस्त शर्मा अंकल, जो कि मेरे डैडी के बिजनेस पार्टनर भी थे, वो हमारे घर आए। आते ही मेरी जॉब के बारे में पूछने लगे। मैंने रोते रोते उन्हें सारी बात बता दी। वो डैडी के पुराने दोस्त हैं और अक्सर ही हमारे घर पर आ जाया करते थे, इसलिए मुझे उनसे कोई झिझक नहीं थी। मैं अपने दिल की हर बात उनसे आसानी से बता दिया करती। शर्मा अंकल को जब मेरी जॉब के बारे में पता चला, तो उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डैडी से मैं बात करूंगा, तुम्हारी जॉब फिर से शुरू हो जाएगी। शर्मा अंकल की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि डैडी शर्मा अंकल की हर बात मानते थे। शर्मा अंकल किसी दिन पापा से ये बात कहते, इससे पहले ही मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। एक दिन रात के वक्त मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि डैडी अचानक मेरे कमरे में आ गए। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। डैडी ने मेरे मोबाइल को उठाया तो फोन पर गौरव था। उसने मुझसे ये पूछने के लिए फोन किया था कि उसे पता चला है कि उसकी जॉब मेरी वजह से बंद हो गई। ये बात मेरी दोस्त माधवी ने उसे अभी अभी बताई तो उसे बुरा लगा और उसने फोन कर दिया, लेकिन डैडी ने उस फोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा कि मेरा गौरव के साथ वाकई में कोई गहरा रिश्ता है। डैडी ने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर निकलने तक के लिए मना कर दिया। ये सब होने के बाद मैं सारा वक्त कमरे में बंद रहती। कभी कभार शर्मा अंकल आते तो मुझसे मिलने मेरे कमरे में ही आ जाते। वो मुझे समझाते हुए कहते, बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, मैं तुम्हारे डैडी को तुम्हारी जॉब के लिए मना लूंगा। अभी इन सभी बातों को 2 दिन ही गुजरे थे। एक दिन डैडी मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं जवान लड़की थी और मेरे लिए डैडी के साथ सोना बहुत शर्म की बात थी। मैंने डैडी से कहा, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। मेरी ये बात सुनकर डैडी ने उस समय कहा, क्यों, रात के वक्त कमरे में मिलने तुमसे कोई आता है क्या? डैडी की इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करें। डैडी ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से डैडी ने अपने कमरे में मुझे सुलाना शुरू कर दिया। डैडी के कमरे में सोते समय मैं सारी रात जागते हुए गुजार देती। रात भर जागने की वजह से जब मैं अपने कमरे में जाती तो पूरा दिन सोते हुए गुजारती।
सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और 3 महीने गुजर गए कि अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। डैडी ने जैसे ही मेरी बिगड़ी तबीयत को देखा तो डैडी को यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ये हालत देखकर डैडी ने उस समय मुझसे कहा, देखा तुम्हारे गलत काम करने का नतीजा हमारे सामने आ ही गया। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। हमारे खानदान की इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। डैडी की ये बातें सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर गया। डैडी बदनामी के डर से ना तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे और ना ही मेरी किसी भी बात पर यकीन कर रहे थे। डैडी ने तुरंत फोन करके शर्मा अंकल को घर पर बुला लिया और उन्हें भी ये खबर इस तरह सुनाई कि शर्म के मारे में पानी पानी हो गई। शर्मा अंकल भी ये खबर सुनकर बहुत परेशान हो गए और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रिया, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे बाप को गलतफहमी है, पर तुमने तो इनकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा तुमने। शर्मा अंकल ने मेरे डैडी को एक मशवरा दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी ने वाकई में गलत काम किया है तो तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो, ताकि इस बच्चे को पिता का नाम मिल जाए और ये बात छुपी रह जाए और इस तरह तुम बदनामी से भी बच जाओगे। मुझे शर्मा अंकल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद वो मेरी बातों को समझेंगे। डैडी और शर्मा अंकल अभी भी यही सब बातें कर रहे थे। तभी महेश उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आया। महेश को सामने देखते ही पापा ने अचानक से उससे पूछ लिया कि तुम रिया से शादी करोगे। डैडी की ये बात सुनकर मैं सदमे में आ गई कि डैडी कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते हैं, जबकि मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया था और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। महेश ने मेरी तरफ देखकर हकलाते हुए कहा, साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं रिया मैम साहब से कैसे शादी कर सकता हूँ? डैडी ने महेश को समझाते हुए कहा कि अगर वो उससे शादी करेगा तो वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे, बल्कि उसके माँ बाप की सारी जरूरतें भी पूरी करेंगे। डैडी के इतना समझाने के बाद महेश मुझसे शादी करने को तैयार हो गया और अगले 1-2 दिन के अंदर ही मेरी शादी महेश से करवा दी गई। मैं चाहकर भी शादी को मना नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी महेश से शादी कर ली। डैडी ने महेश को गिफ्ट में एक फ्लैट भी दिया। शादी होने के बाद महेश मुझे उसी फ्लैट में लेकर आया। महेश को मैंने अपना पति होने का हक तक नहीं दिया था और मैं और महेश अलग अलग कमरे में ही सोते थे। मैं उससे ज़रूरत के हिसाब से बात करती और अपने कमरे में ही बंद रहती। महेश को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी और वो हर वक्त मुझे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता था। अभी हमारी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा पेट बताने लगा कि मैं पेट से हूँ। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं था, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊंगी। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ये सब सुनकर मैं सुन रह गई कि आखिर ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। घर आने के बाद महेश पहले से ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगा। महेश मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता। उसका इस तरह प्यार देखकर शायद धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार हो गया था, क्योंकि पहली बार मैंने ज़िंदगी में ऐसे शख्स को देखा था जो मेरी हर बात मानता और बिना किसी मतलब के मेरे आगे पीछे लगा रहता। महेश ने कभी भी मेरे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। मुझे वो बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल का इंसान लग रहा था। जब से मुझे पता चला कि मैं 5 महीने से पेट से हूँ, तब से मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब मेरे डैडी ने ही किया है। क्योंकि जब ये बच्चा मेरे पेट में आया, शादी से पहले के वो 3 महीने हर रात मैं अपने डैडी के कमरे में ही गुजारती थी। मेरे दिन कुछ ऐसी सोच विचार के साथ गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद मेरा 9वां महीना पूरा हुआ और मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जाने के बाद पता चला कि डिलीवरी का टाइम आ गया है। कुछ वक्त के इंतज़ार के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चा दिखाने की कोशिश की तो मैंने अपना मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। महेश ने जब देखा कि मैं उस बच्चे से नफरत करती हूँ तो उसने उस बच्चे को प्यार से गोद में ले लिया और वही उस बच्चे का ख्याल रखने लगा। अस्पताल से छुट्टी के बाद हम घर पर आ गए।
महेश दिलो जान से मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल कर रहा था। उसकी ये अपनायत देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने हैरत से उससे पूछा, महेश, कैसे तुम एक नाजायज बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरी बात सुनकर महेश कुछ देर के बाद खामोश हो गया और फिर कहने लगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज़ मुझे बहुत प्यारी है। ये बच्चा आपने पैदा किया है, उससे मुझे उतना ही प्यार है जितना कि आपसे। मैं इसके लिए और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके मुंह से अपने प्यार का इस तरह इजहार सुनकर मैं दंग रह गई। बच्चे को पैदा हुए महीना होने वाला था, लेकिन अब तक मैंने अपने बच्चे को गोद में नहीं लिया था। महेश बच्चे का दिन रात ख्याल रखता था और मैं अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रही होती थी। मैं उस बच्चे को अपनाना ही नहीं चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी कि महेश मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, रिया जी, मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जा रहा। क्या आप जानना चाहती हैं कि ये बच्चा किसका है? उसके मुंह से ये बात सुनकर मैंने हैरत भरे अंदाज में कहा, हाँ, मुझे जानना है। मुझे जल्दी बताओ कि ये बच्चा किसका है। महेश ने कहा, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, पर इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। ये सच्चाई जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में ही दफन कर लेंगी और किसी को कुछ नहीं बताएंगी, क्योंकि ये बात किसी को भी पता चली कि बच्चा किसका है तो हमारे बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसमें इस मासूम का क्या कसूर? मुझे किसी भी हालत में सच्चाई जाननी थी, इसीलिए मैंने वादा किया कि ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। महेश के मुंह से सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वो इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता शर्मा अंकल थे और उन्होंने ये सब मेरे साथ मेरे डैडी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया था। शर्मा अंकल शुरू से ही हमारे घर आया जाया करते थे, इसीलिए मेरे डैडी उनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे कि एक दिन शर्मा अंकल घर पर आए थे। घर पर कोई नहीं था और शायद उस दिन आपके सर में बहुत तेज दर्द था और आपने मुझसे कॉफ़ी बनाने को कहा था। तभी अचानक शर्मा अंकल घर पर आए और मुझे किचन में कॉफ़ी बनाता हुआ देखकर पूछने लगे कि किसके लिए मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ। जब उन्हें पता चला कि मैं कॉफ़ी रिया मैडम के लिए बना रहा हूँ तो उन्होंने किसी बहाने से मुझे ज़रूरी काम के लिए बाहर भेज दिया और कहने लगे कि तुम जाओ, रिया को कॉफ़ी मैं दे दूँगा। महेश ने ये सब बातें मुझे बताईं तो मुझे याद आया कि एक दिन शर्मा अंकल मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आए थे। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद भी मेरे साथ वो ऐसा करेंगे। मैंने उनके हाथ से कॉफ़ी लेकर पी ली थी और कॉफ़ी पीते ही मुझे नींद आ गई थी। शायद उसमें नशे की कोई दवाई मिली हुई थी, जिस वजह से मैं फौरन ही बेहोश हो गई। महेश ने बताया कि उसे पता नहीं क्यों उसे कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था, इसीलिए काम निपटाकर वो जल्दी से घर आया। जब तक मैं आया तब तक शर्मा अंकल आपके कमरे से निकलते हुए अपने घर पर जा रहे थे। तब से मैं शर्मा अंकल और आपके डैडी की बातों पर ध्यान देने लगा। ज्यादातर शर्मा अंकल आपके बारे में आपके पापा को भड़काते थे। मैं चाहता तो ये सारी बातें आपसे और आपके डैडी को बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझ जैसे नौकर की बातों पर कौन भरोसा करेगा। पर जब आपके डैड आपके साथ सख्ती से पेश आते तो मुझे बहुत बुरा लगता। रिया जी, भले ही मैं आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर आपके साथ ऐसा होता हुआ देखकर मेरा दिल तड़प जाता था। बल्कि यूं कहूं कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था। और इसीलिए जब उस दिन आपके डैडी ने मुझसे शादी के लिए पूछा कि तुम रिया से शादी करोगे, तो मैं तैयार हो गया कि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चे को भी अपना लूंगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। और इन सब में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सजा मिले। मैं और महेश अभी यही बातें कर रहे थे कि मेरा बेटा जो गहरी नींद में सोया हुआ था, उसकी आंखें खुल गईं और वो रोने लगा। महेश ने जबरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया तो ममता से मेरा भी दिल तड़प उठा और मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने महेश से कहा, महेश, जैसे मैंने तुमसे वादा किया था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी,
वैसे ही तुम भी मुझसे एक वादा करो कि शर्मा की ये घिनौनी करतूत मेरे डैडी को बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन था। और आज तक डैडी मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, उनको भी पता चले कि उनकी बेटी गलत नहीं थी, बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त गलत है, जिस पर वो खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। महेश ने कहा, पर ये बात आपके डैडी ने अगर किसी को बता दी तो? मैंने महेश से कहा, डैडी ये बात किसी को नहीं बताएंगे, मैं डैडी को समझा लूंगी। मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ कि उन्हें भी सच्चाई का पता चले। महेश ने उसी वक्त फोन करके डैडी को घर बुला लिया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। डैडी को जब ये पता चला तो वो मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, रिया बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी बेटी पर भरोसा ना करके बहुत गलत किया, और अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं अभी इसी वक्त शर्मा को जेल भिजवा देता। डैडी उसी दिन मुझे और महेश को अपने साथ लेकर चले आए और शर्मा से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैंने और महेश ने वादा किया कि हम गैरों से ज़्यादा अपने बच्चे की बातें सुनेंगे, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ वैसा ना करे। क्योंकि अगर मेरे डैडी मुझ पर भरोसा करते तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।